नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा और हम लोग समरी सेशंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज के हमारे समरी सेशन में हम बिल ऑफ एक्सचेंज पर डिस्कशन कर रहे हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहली बात हमको करना है कि ये है क्या। ये एक तरीके का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। तो पहला एमसीक्यू है। देखो, सेशन को लाइक जरूर करें आप जब भी इसको देख रहे हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको सेशन कैसा लगा। उसके बाद मोस्ट कॉमनली यूज जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में, उनमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम आता है, प्रोमिसरी नोट। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या? तो ये एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको लिखने वाले को क्या बोलते हैं? मेकर। और एक होता है जिसको कहते हैं एक्सेप्टर। ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एंड मनी ओनली। पैसा पे करने की बात इसमें होती है। किसको? एक ऐसे बंदे को जिसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट पर लिखा हुआ है, या जिसके लिए उसमें ऑर्डर दिया गया है, या जिसके पास वो है। तो ये तीनों तरीके का हो सकता है। नाम लिखा है तो इसको बोलेंगे हम रजिस्टर्ड। ऑर्डर दे रखा है तो इसको बोलेंगे हम एंडोर्स्ड। और बेरर भी ये इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जिसके हाथ में हो वो पैसा ले लेगा। ऑन अ सर्टेन फिक्स फ्यूचर डेट और ऑन अ डिमांड। तो या तो डेट फिक्स होगी या फिर ऑन डिमांड। तो दो तरीके का ये हो सकता है। कौन सा? फिक्स डेट और डिमांड पेएबल। लिखने वाले को मेकर और ड्रॉर दोनों बोलते हैं। पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉई। पर्सन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिसका नाम उस बिल पर लिखा हुआ होता है। जो बंदा पेयर होगा, जो पे करेगा, दैट इज कॉल्ड ड्रॉई। पेई, जो पैसा रिसीव करेगा, तो रिसीवर को बोलते हैं पेई। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिखने वाला ड्रॉर, पे करने वाला ड्रॉई, पैसा रिसीव करने वाला पेई। मेनी अ टाइम्स द ड्रॉर एंड द पेई में बी द सेम पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल लिखने वाला और पैसा रिसीव करने वाला ज्यादातर समय एक ही बंदा होता है। कभी कभी ये दो अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। इस तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता है। यहाँ एड्रेस होगा, टाइम पीरियड 2 मंथ, कंडीशंस, अमाउंट 10,000। यहाँ पे जो ड्रॉई है, जो एक्सेप्टर है, उसके सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर लिखने वाले के सिग्नेचर होंगे और एड्रेस और क्वांटम यहाँ पर लिखा जाएगा। दिट इज द फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट क्या चीज है? देखो, प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है, अगेन राइटिंग में है। अब यहाँ पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, वहां ऑर्डर था, यहाँ पर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। क्या? कि जो भी उसमें अमाउंट लिखा है वो फ्यूचर डेट पर पे किया जाएगा, किसी सर्टेन पर्सन को या बेरर को पे किया जाएगा। प्रोमिसरी नोट बनाने वाले को क्या बोलते हैं हम? मेकर। याद रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने वाले को भी मेकर बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा टेक्निकल टर्म क्या है वहां? ड्रॉर हम यूज करते हैं। उसके बाद ये प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट है। तो प्रोमिसरी नोट के अंदर देखिए मामला थोड़ा सा बिल्कुल लगभग वैसा का वैसा ही दिख रहा है, जैसा प्रोमिसरी नोट, जैसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में था, वो का वही यहाँ पर हमारा प्रोमिसरी नोट के केस में है। याद रखिएगा, पेई अ पर्सन हु इज टू रिसीव द मनी, हम ऑलरेडी जानते हैं। अगेन स्टैंप लगेगा, एड्रेस आएगा, 2 मंथ्स आफ्टर द डेट पे मी। अब देखो यहाँ पे पे मी लिखा हुआ है। माई ऑर्डर और सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। तो प्रोमिसरी नोट में एक्चुअली जो पैसा रिसीव करने वाला होता है वही इसको लिखता भी है। अगेन सिग्नेचर आएंगे, यहाँ सारी डिटेल्स आएंगे। टर्म्स एंड ड्यू डेट ऑफ अ बिल। एक बिल का ड्यू डेट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है? एवरी प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट एक्सपेक्ट टू बी पेएबल, और तो जो डिमांड पेएबल नहीं होते उनकी ड्यू डेट होती है। अब ऑन डिमांड पे एक तो बिल पे किया जाता है ऑन डिमांड, एक पे किया जाता है ऑन साइट, जब भी आपको दिखाया जाएगा आपको पे करना पड़ेगा। और थर्ड, प्रेजेंटमेंट ऑन द मैच्योर्स, जब आप ड्यू डेट पर उसे लाके प्रेजेंट करेंगे। तीन तरीकों से इस बिल का पे हो सकता है।
दिस पीरियड ऑफ बिल इज कॉल्ड टर्म और टेन्योर ऑफ द बिल। तो जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है, जब आपने प्रेजेंट किया, जब आपने दिखाया, जब आपने डिमांड किया, जब आप ड्यू डेट पर लेके गए, तो इशू करने से लेके इस डेट के बीच के टाइम पीरियड को हम टर्म ऑफ द बिल बोलते हैं। द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज सच इन द केस कैलकुलेटर आफ्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 days ऑफ ग्रेस। जो भी डेट हो, जो भी ड्यू डेट हो, उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड किए जाते हैं मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जैसे होल्डर, जिसके पास बिल होता है, लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी ऑन ड्यू डेट। होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर किसी को मैंने ये बिल, मैं होल्डर था, मैंने किसी से पैसा लेके ये बिल उसे दे दिया, आपको दे दिया ये बिल आपसे पैसा लेकर, तो आप क्या बन गए? होल्डर इन ड्यू कोर्स। बिल बैंक में भेजा जाता है कलेक्शन के लिए, तो ऐसे केस में बिल इज विद बैंक। ऐसे केस में बिल किसके पास होता है? बैंक के पास। ऑनरिंग ऑफ द बिल का मतलब होता है पेमेंट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पर पेयर ने पेमेंट कर दिया, कोई गड़बड़ नहीं की। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? नॉट पे। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का मतलब, डिस्काउंटिंग नॉर्मली कौन करता है? बाय बैंक। और ये जो डिस्काउंट है, ये बैंक के लिए एक तरीके की इनकम है, कमीशन जैसा है। एंडोर्समेंट ऑफ द बैंक ऑफ द बिल व्हेन ड्रॉई पेज द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। नहीं, गलत लिखा हुआ है। एंडोर्समेंट ऑफ द बिल का मतलब होता है व्हेन बिल इज ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी। जब बिल किसको ट्रांसफर कर दिया जाए? थर्ड पार्टी। रिटायरमेंट ऑफ द बिल यहां आएगा ये, व्हेन बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट। जब बिल का पेमेंट बिफोर ड्यू डेट कर दिया जाए तो। अकोमोडेशन बिल, व्हेन वन पार्टी एक्सेप्ट्स द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अनदर विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो मुझे आपसे कुछ लेना देना था ही नहीं, फिर भी मैंने आप पे एक बिल लिखा और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने क्यों लिखा था? मैंने कहा कि सर मुझे ज़रूरत पड़ सकती है कभी पैसे की, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो आप मुझे दे देंगे क्या, फ्यूचर में कभी दे देंगे क्या? तो मैंने अकोमोडेट कर दिया आपको। और ये टू वे होता है, ध्यान रखना। ये कैसा होता है? टू वे। इसमें दोनों के लिए लिखा होगा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं अकोमोडेट कर दूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी पैसे की तो आप अकोमोडेट कर देंगे। नोटिंग, नोटिंग एक ऐसा खर्चा है जो बिल डिसऑनर होने के केस में किया जाता है। ये नोटरी पब्लिक को दिया जाता है, एक तरीके का वकील है। तो नोटरी पब्लिक को जो पेमेंट किया जाता है बिल डिसऑनर के केस में, उसे हम क्या बोलते हैं? नोटिंग एक्सपेंसिव। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट भी बिल्कुल नोटिंग जैसा ही है, पर ये डिटेल्ड होता है। When promissory note bill of exchange has been dishonored for non-acceptance or non-payment, the holder may within a reasonable period cause such dishonor to be noted and certified by the notary public. Such a certificate is called protest. तो जब आपने बिल डिसऑनर किया और उस डिसऑनर का, आपकी गलती का मैंने एक लीगल सर्टिफिकेट ही बनवा लिया ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि आपने गद्दारी की है, ऐसा सर्टिफिकेट प्रोटेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल्ड काम अगर वकील करे तो सर्टिफिकेट को प्रोटेस्ट बोलते हैं। और सिंपल उसी बिल के ऊपर एक कमेंट लिख दे तो उसको हम नोटिंग बोलते हैं। नोटिंग में कोई अलग सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जब भी हम बिल मार्केट से लेते हैं। तो देखो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। बी एक हमारा डेटर था, हमने उसको डेटर को बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दिया। बिल की डिस्काउंटिंग करवाई मैंने, तो मैंने बैंक से पैसा ले लिया, तो कैश डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट तो बिल्स रिसीवेबल। मेरे को 10,000 के बदले में बैंक ने 9800 दे दिए, 200 रुपये बैंक ने खुद रख लिए एज अ कमीशन। बैंक को मैंने कलेक्शन के लिए भेजा हुआ है लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं है। बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, तो अभी तक ये पैसा मिला नहीं है, तो मैंने बैंक को क्या बना दिया? डेटर। बैंक, जब मैं बिल बैंक से ना लूँ और सी को बेच दूँ, एंडोर्स कर दूँ,
तो मैंने सी को डेबिट कर दिया और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, जब इन द बुक्स ऑफ बी ड्रॉई, ये ड्रॉई की बुक्स में जब मैंने आपको बिल भेजा तो आप क्या एंट्री करेंगे? तो ए डेबिट टू बिल्स पेएबल आपके लिए अब लाइबिलिटी है, तो आपने इसको लाइबिलिटी बना लिया क्रेडिट करके। अब आपने पेमेंट ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट जो है मुझे रिसीव हो गया, तो ये ड्रॉई की बुक्स में नहीं है, याद रखिएगा, ये ड्रॉवर की बुक्स में एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये ड्रॉवर की बुक्स में है, यहाँ गलत आ गया। व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज मेड, तो जब मतलब ये ड्रॉई की बुक में तो एक ही एंट्री आपको अभी याद रखनी है, ये ड्रॉई की बुक में है। जब डिस्काउंटेड बिल ड्रॉई ने पे कर दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, मैंने बैंक को क्या बना रखा था? डेटर बना रखा था। अब वहां से पैसा आ गया, बैंक ने मुझे पे कर दिया तो मैंने रख लिया पैसा, ठीक है। जब एंडोर्स बिल मैच हुआ तो एंडोर्स बिल में तो बी जाने और सी जाने, ए अपनी बुक्स में क्यों एंट्री करेगा? पैसा बी ने पे किया, पैसा मिला होगा सी को, तो ए कोई एंट्री नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एंडोर्स बिल की जब भी एंट्री होती है तो कोई भी एंट्री उस केस में नहीं होती। जब बिल डिसऑनर हो जाए तो मेरे को बी से पैसा लेना था, उसको वापस डेटर बना दूं, लेकिन ये बिल जब डिसऑनर हुआ तो मैंने 100 रुपए का क्या पे किया? नोटिंग चार्जेस पे किया। ये भी एक्स्ट्रा लूंगा मैं अब आपसे, तो पहले तो 10,000 रुपए लेने थे, अब 100 और लूंगा, तो 10,100 रुपए से डेबिट करूंगा बी। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, तो मैंने बैंक से पैसा ले लिया था, बी ने बैंक को पैसा देने से मना कर दिया, तो क्या करेंगे हम? वापस बिल्स रिसीवेबल को फिर से डेबिट करेंगे। नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने दिए होंगे वो भी मैं आपसे वसूलूंगा टू कैश। तो मैंने बैंक को पे किया 10,000 तो बिल के, 100 रुपए नोटिंग के जो बैंक ने पे किए होंगे, तो बैंक तो मुझसे लेगा, अब मैं आपसे लूंगा फिर आगे। देखो मैंने 10,100 से आपको वापस डेबिट करके नोटिंग चार्जेस के साथ क्या बना दिया? डेटर बना दिया। तो इस तरीके से ये एंट्रियां हमको करनी है, ठीक है। तो मैं कुछ एंट्रीज को मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप इनको फॉलो कीजिएगा। जर्नल एंट्रीज आपसे कोई बहुत ज़्यादा पूछेंगे नहीं, मोस्ट प्रोबेबली, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है। आप तो वो 3 डेज ऑफ ग्रेस वाला कंसेप्ट याद रखिएगा, वो ज़रूर आएगा आपके एग्जाम। फिर अगली यूनिट हमारी है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज का ऑपरेशनल एस्पेक्ट हमको डिस्कस करना है। देखिए, पहली बात तो वो भी बैंकिंग के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा, बैंक क्या फॉलो करता है? वाउचर पोस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है। वाउचर्स, क्योंकि बैंक में जब भी कोई ट्रांजेक्शन आता है तो वो सीधा इंडिविजुअल अकाउंट में जाता है, सब्सिडरी लेजर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बनने के 90% चांसेस है आपके एग्जाम में। बैंक में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? वाउचर पोस्ट। वाउचर पोस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे बिल जनरेट होता है बैंक में, सीधा एक इंडिविजुअल क्लाइंट के अकाउंट में जाता है, कोई जर्नल में नहीं जाता, और डेली बेसिस पर उसका एक टोटल जर्नल लेजर में बाद में आता है। तो जर्नल लेजर बैंक में सेकेंड स्टेप है, पहले इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगा फिर लेजर में आएगा, जबकि नॉर्मल सिस्टम में उल्टा होता है, पहले जर्नल में जाता है फिर इंडिविजुअल अकाउंट में जाता है। यहाँ पहले इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगा फिर जर्नल में आएगा, और इसी जर्नल लेजर के बेसिस पर डेली बेसिस पर एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ये पूरे पैराग्राफ में से कंफर्म आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा इसे, वाउचर पोस्टिंग सिस्टम फॉलो होता है, ट्रांजैक्शन सीधा इंडिविजुअल अकाउंट में जाता है, फिर सब्सिडरी लेजर में जाता है, फिर जनरल लेजर में जाता है। पहले सब्सिडरी लेजर में जाएगा, वाउचर पोस्टिंग में पहले वाउचर बनेगा, फिर सब्सिडरी लेजर या इंडिविजुअल अकाउंट, दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो आप। तीसरे स्टेप पर जनरल लेजर में जाएगा, और चौथे स्टेप पर ट्रायल बैलेंस में जाएगा। कितने तरीके के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं बैंक में? कैश और नॉन कैश दोनों तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। अब वाउचर, डेबिट वाउचर हो सकते हैं बैंक के अंदर, जहां पे जितने भी खर्चे होंगे वो सब डेबिट वाउचर में जाएंगे।
कस्टमर ने चेक इशू किया, कस्टमर के लिए खर्चा है। पे ऑर्डर इशूड बाय द बैंक, खर्चा है। विड्रॉल फ्रॉम कैश रिसीव, पैसा निकाला है, खर्चा है, अकाउंट से कम होगा। जहां भी क्लाइंट के अकाउंट से पैसा कम हो रहा है डेबिट वाउचर में जाएगा। ड्राफ्ट इशू किया है, डेबिट वाउचर है। अदर बैंक की ब्रांच पे ड्राफ्ट इशू किया है, डेबिट। डिविडेंड और इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, डेबिट वाउचर है। ट्रैवलर्स चेक एंड कैश किए हैं, डेबिट वाउचर है। पे ऑर्डर्स इशू किए हैं ब्रांच ने, डेबिट वाउचर है। लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू की है, डेबिट वाउचर में जाएगी। टर्म डिपॉजिट रिसीव प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पैसा ले रहे हो, डेबिट वाउचर। याद रखना, जब भी कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकल रहा है डेबिट वाउचर से निकलेगा। क्रेडिट वाउचर, और आप लोग बहुत बेहतरी से जानते हो, ये काम आप रोज करते हो। क्रेडिट वाउचर जिससे कस्टमर के अकाउंट में पैसा आए। कस्टमर का अकाउंट देखना है। देखो, आपको बैंक के बारे में नहीं सोचना, आप तो क्लाइंट के अकाउंट पे इंपैक्ट देखना बस। पेइन स्लिप, पैसा जमा करा रहा है। टर्म डिपॉजिट के लिए अप्लाई किया है, मतलब पैसा जमा कराएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में किसी ने चालान जमा कराया है, मतलब टैक्स का पेमेंट हो रहा है तो जमा करवाएगा। क्रेडिट वाउचर्स प्रिपेयर्ड बाय द बैंक ऑन इट्स प्रिंटेड स्टेशनरी, तो क्रेडिट वाउचर नाम में ही क्रेडिट वाउचर है। बैंक ने, ब्रांच ने जो है लिखा है, मतलब किसी के अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है। डायरेक्ट कलेक्शन हुआ है बैंक अकाउंट के अंदर, किस कैटेगरी में जाएगा? हमारे क्रेडिट वाउचर में। तो डेबिट और क्रेडिट वाउचर में से भी आपको कंफर्म एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नाउ कुछ बैक ऑफिस फंक्शंस हैं बैंक के, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। बैक ऑफिस फंक्शंस हैंडलिंग अनरिकंसाइल्ड, काम काम के एमसीक्यू पकड़ लेते हैं और कुछ खास बात नहीं है। बैक ऑफिस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग बैक ऑफिस में होती है। जनरल लेजर मेंटेन की जाती है। डिपॉजिट्स, लोन, केवाईसी गैप्स को फुलफिल किया जाता है। ई बैंकिंग का काम होता है। क्लियरिंग, कलेक्शन एंड रेमिटेंस का काम जो होता है बैक ऑफिस पे होता है। यहाँ से क्या एमसीक्यू पूछेगा आपसे? 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा काम बैक ऑफिस का नहीं है। आपको सब पता है बैक ऑफिस में क्या होता है और क्या नहीं होता। बैंक के अंदर जब भी रिकंसिलिएशन किया जाएगा, गैप अगर किसी अकाउंट में आएगा तो कहाँ कहाँ से रिकंसिलिएशन होता है, इंपॉर्टेंट है। गैप कहाँ कहाँ आ सकता है? रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स फॉर पेमेंट इन्वॉल्विंग इंटरमीडियरीज, तो किसी इंटरमीडियरी के पास पैसा रखा है, यहाँ एंट्री नहीं हुई, वहाँ एंट्री हो गई, तो दोनों लेवल का बैलेंस मिसमैच हो सकता है। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ मिसमैच हो सकता है। आरबीआई के साथ आपके बैलेंसेस मिसमैच हो सकते हैं। अपनी खुद के बैंक की ब्रांचेस में इंट्रा ब्रांचेस मिसमैच हो सकता है। और ऑफिस एंट्रीज इंटर ब्रांचेस, दूसरे बैंक की ब्रांच के साथ आपका, एक तो विद इन द ब्रांच, एक तो विद इन द ब्रांच है ना, याद रखना, दूसरे बैंक की नहीं। इंटर ब्रांच का मतलब होता है अपनी ही बैंक की दूसरी ब्रांच के साथ मिसमैच, और इंट्रा ब्रांच का मतलब होता है अपनी ही ब्रांच के अंदर मिसमैच हो सकता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है मुझे नॉस्ट्रो अकाउंट, अवर अकाउंट विद यू, याद रखिएगा, इसको भी रिकंसिलिएशन में कंसिडर करना पड़ता है। ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है, मेंटेन बाय बैंक एट ओवरसीज सेंटर, इज डेजिग्नेटेड बाय इट एज अ नॉस्ट्रो अकाउंट। तो एक बैंक की ब्रांच जो कि दूसरे देश के अंदर है, अगर वहां कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है तो उस अकाउंट का नाम क्या होता है? नॉस्ट्रो अकाउंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ हमने आज 3 यूनिट्स को कवर किया है। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये क्विक समरीज आपको कैसी लग रही हैं। काम काम के एमसीक्यू में आपको कवर करवा रहा हूँ, किस टॉपिक से क्या बन सकता है मिनिमम, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अगले समरी के लिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू।